अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी हमने अपने लास्ट लेक्चर में हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पे काम करना शुरू किया था, जिसमें हमने कैपिटल को सीखा। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, यानी जो पैसा कारोबार में ओनर की तरफ से आएगा उसको कैपिटल कहते हैं। फिर हमने देखा फॉर्म्स ऑफ कैपिटल क्या है। ओनर कैश की फॉर्म सॉरी कैश की फॉर्म में पैसा लेके आ सकता है, बैंक चेक, गुड्स लेके आ सकता है, ये लीजिए बेच दे, मैंने खरीद ली हुई है। कारोबार को एसेट्स दे सकता है अपने। बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजली का बिल, गैस का बिल, सैलरीज, ओनर वो अपने पैसों से अदा कर सकता है। बिजनेस का कर्जा ओनर वो अदा कर सकता है। तो ये है जी कैपिटल की शक्लें। ठीक है जी, कैपिटल किस फॉर्म में आ सकते हैं, यानी ओनर की तरफ से रिसोर्सेज किस फॉर्म में आ सकते हैं। ड्राइंग्स क्या है? अगर ऊपर वाली जितनी भी चीजें सब रिवर्स कर दी जाए तो इसको कहेंगे ड्राइंग। अगर ओनर अपना पैसा या अपने रिसोर्सेज बिजनेस में से विड्रॉ कर ले पर्सनल यूज के लिए तो इसको कहेंगे ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल कैश लेके ओनर चेक की फॉर्म में बैंक से पैसे निकलवा लिए गए हैं, और बिजनेस में चीज़ें थी बेचने के लिए, ओनर साहब खुद ले गए और पैसे नहीं अदा किए। बिजनेस के एसेट्स को ओनर्स ने अपने ज़ाती इस्तेमाल में कन्वर्ट कर दिए। ओनर का एक्सपेंस था बिजली का बिल, गार्डनर, सिक्योरिटी, बिजनेस ने पैसे पे किए तो इसको भी ड्राइंग समझेंगे। ओनर का कर्जा अगर बिजनेस से अदा कर दिया तो अगेन ये भी क्या है, ड्राइंग। फिर हमने देखा परचेजेस। परचेजेस क्या है? परचेज इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का नाम रखा हुआ परचेज, यानी हेड ऑफ अकाउंट। तमाम चीजें जो इस नियत से खरीदी जाए कि ये बेचनी है, इस पर्पज से खरीदी जाए, इस ऑब्जेक्टिव से खरीदी जाए कि वो बेचनी है, उन तमाम गुड्स को परचेजेस की ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कैश पे भी परचेजेस की जा सकते हैं, यानी अगर आपको स्टेशनरी की दुकान है, आपने होलसेलर को कैश दिया, स्टेशनरी ले ली और आगे बेच रहे हैं, उधार पे भी ले सकते हैं बेचने के लिए। ठीक है जी, चेक के जरिए भी खरीद सकते हैं। और ओनर भी बिजनेस में गुड्स को ला के दे सकता है, ये लीजिए बेचने। तो तमाम ट्रांजेक्शन जो है क्या परचेजेस की। परचेज रिटर्न क्या है? जो कारोबार ने चीज़ें खरीदी है बेचने के लिए, उनको अगर वापस कर दिया जाए वेंडर्स को, सप्लायर्स को, तो इसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। अगर कैश पे खरीदी हो तो आमतौर पे कैश वापस आता है, बैंक के जरिए खरीदी हो तो आमतौर पे बैंक में पैसे वापस आते हैं, उधार खरीदी हो तो आपके बैलेंस में कमी हो जाती है। देन हमने पढ़ा सेल्स क्या होते हैं। अगर बिजनेस अपनी गुड्स को, जो उसकी नेचर ऑफ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल पेंट की दुकान है तो पेंट बेचेंगे, बेकरी की दुकान है तो बेकरी आइटम्स बेचेंगे, स्टेशनरी की दुकान है स्टेशनरी बेचेंगे। तो बेचने से जो पैसा आएगा कारोबार में, या वो बेचने की ट्रांजैक्शंस को सेल्स की ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कैश पे बेचा जा सकता है, चेक या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बेचा जा सकता है, उधार पे बेचा जा सकता है। इसके बाद है जी सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन। अगर हमारे कस्टमर्स ने हमें खरीदी हुई चीज़ें वापस लौटा दी हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को कहा जाएगा सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन। तो हमने 6 हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। कैपिटल, उसके अगेंस्ट ड्राइंग्स, परचेजेस उसके अगेंस्ट परचेज रिटर्न, सेल्स उसके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। सीखने जा रहे हैं बेटा 7th हेड ऑफ अकाउंट्स विच इज व्हाट इज एक्सपेंस। इट्स एक्सपेंडिचर। पहले तो बात आई खर्चा। ठीक है जी, दी एंटिटी, एंटिटी का मतलब बिजनेस, तो फ्लो दी एंटिटी, और यू कैन से द एक्सपेंडिचर। ये ऐसा खर्चा है, एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा, द एक्सपेंडिचर्स
ऐसा एक्सपेंडेड जिसके बेनिफिट्स एक्सपायर हो चुके हैं, बेनिफिट्स expired during the period, during the period। तो ड्यूरिंग द पीरियड क्या है, जिसके बेनिफिट्स एक्सपायर हो चुके हैं उसको एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ बेटा। ओके इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस मैंने कहा जी है तो खर्चा, टू फ्लो द एंटिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने बोला है तो एक्सपेंडिचर ऑफ विच बेनिफिट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ रेंट फॉर द पीरियड, फॉर द मंथ लिख लें या फॉर द ईयर। अगर आपने रेंट अदा किया है तो ये ऐसा खर्चा है जिसके बेनिफिट एक्सपायर हो गए, यानी आपने पूरा महीना बिल्डिंग को इस्तेमाल किया और उसके अगेंस्ट रेंट अदा कर दिया, तो ये जो खर्चा किया इसका फायदा क्या था? बिल्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बिल्डिंग तो हम पूरा महीना इस्तेमाल कर चुके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को फ्लो भी करता है ये खर्चा। यानी अगर बिल्डिंग हमारे पास ना होती, अगर हमारे पास बिल्डिंग ना होती तो हम कैसे इस खर्चे को कैसे बिजनेस को चलाते हैं? तो इस खर्चे की वजह से बिजनेस चल रहा है, फ्लो द एंटिटी का ये मतलब है। और दूसरा लिखा बेनिफिट एक्सपायर, इसके बेनिफिट्स क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। इसके साथ ही एसेट भी समझ लीजिए। व्हाट इज एसेट? एसेट कहते हैं असासे। ठीक है, एक्सपेंस को वैसे उर्दू में कहते हैं खर्चा। चलिए, एसेट्स क्या है? असासा। ये भी क्या है? इट्स एक्सपेंडिचर। ये भी कारोबार का खर्चा होता है, कारोबार इस पर स्पेंड करता है। whose benefit not expired yet, जिसके बेनिफिट अभी तक एक्सपायर नहीं हो सके। और यू कैन से द फ्यूचर इकोनॉमिक benefits are expected from this expenditure। है दोनों खर्चे, लेकिन एक खर्चा क्या है जिसके बेनिफिट एक्सपायर हो गए, एक खर्चा क्या है जिसके बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, एडवांस कह ले सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड है जिससे हमने बिल्डिंग रेंट पे ली है, उसको आपने एडवांस पैसे दिए हुए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है कि ये पैसे रख लें, जब मैं आपकी बिल्डिंग छोड़ूंगा तो ये पैसे मैं आपसे वापस ले लूंगा। इसको कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का बेनिफिट एक्सपायर तो नहीं हुआ, फ्यूचर में जाकर ये आपको पैसे वापस मिल जाने है खर्चा, लेकिन फ्यूचर में आपको वापस मिल जाना है। इसकी वजह से आप बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। जब तक आप बिल्डिंग रखेंगे तब तक आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा रहेगा। इसको कहते हैं एसेट असासा। एक और देखिए एग्जांपल, फ्यूल एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मशीन क्या होगी? फॉर एग्जांपल, बाइक ले, कार ले, और आप ले लें यहाँ पे जी प्लांट, कोई भी मशीन ले लें। आपने अगर आपका डिलीवरी का काम है, जैसे फूड पांडा है, जैसे
ऊबर क्रीम है। अगर आपका डिलीवरी का काम है, ऑर्डर टेकिंग का काम है, तो आपका बिजनेस ही क्या है? सेल्स करना, मार्केटिंग करना, शॉप टू जॉब जाना, बिजनेस टू बिजनेस मूव करना। तो आपकी बाइक और आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल लगेगा। अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे डोर टू डोर जाकर, अगर आप फूड पॉइंट की डिलीवरी नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बेटा कि एक्सपेंडिचर में और एसेट्स में क्या फ़र्क है। एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने बताया, ऐसा खर्चा जिसके बेनिफिट इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाए, यानी फ्यूल आपने डलवाया बाइक में, ख़त्म, रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे, थोड़ा अर्सा चलेगी, फिर दोबारा करानी पड़ेगी, जिसको ट्यूनिंग कहते हैं। लेकिन एसेट क्या है? इसको कहते हैं परचेज ऑफ मशीन। अभी जो गाड़ी खरीदने पे खर्चा है, फॉर एग्जांपल कार खरीदी है, बाइक खरीदी है, प्लांट खरीदा है, एसी खरीदा है, ये जो खर्चा है इसके बेनिफिट्स कितने अर्से तक होंगे? यानी बाइक इटसेल्फ, उसके बेनिफिट्स कितना अर्सा होंगे आपको? क्या 1 महीना, क्या 1 साल, कई सालों तक? तो इस तरह के खर्चों को कहते हैं दीज आर एसेट्स। ठीक है जी। लेकिन ये जो एसेट्स हमने खरीदे हैं, इनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, दैट इज एक्सपेंस। तो ये है एक्सपेंस में और एसेट में मेजर डिफरेंस। ठीक है जी। इसी तरह एक्सपेंस में और क्या खर्चा आ जाएगा, इसको कहेंगे सैलरी फॉर द मंथ। आपने अगेन खर्चा किया, पैसा खर्च किया, और उसके बेनिफिट्स भी क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। यानी इसी महीने का खर्चा था ना जी, जिस महीने में एम्प्लॉय ने अपने सर्विसेज दे दी हैं और सैलरी ले ली है, सर्विसेज के अगेंस्ट सैलरी, तो सर्विसेज का बेनिफिट तो ख़त्म, महीना ख़त्म, सर्विसेज ख़त्म। तो ऐसे खर्चे जिसके बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाए ड्यूरिंग द पीरियड, ये लिखा हुआ मैंने, इनको क्या कहते हैं? एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने उसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी पे कर दी है, एडवांस सैलरी फॉर नेक्स्ट मंथ, अब ये जो एडवांस सैलरी पे की है, इसका बेनिफिट तो इस महीने में एक्सपायर नहीं हुआ ना, ये तो अगले महीने में जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस महीने के लिए ये क्या है? एसेट, असासा। समझ आइए जी। तो यही था जी मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट। है दोनों क्या? एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं, एक्सपेंस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जी, 1 मिनट बेटा। एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो ड्यूरिंग द ईयर ख़त्म हो जाए, बेनिफिट एक्सपायर हो जाए, या रेवेन्यू को कमाने के लिए खर्चा किया जाए, इसको कहते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिसके बेनिफिट्स कई सालों तक होते रहे, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी बताइए। अगर जैसे आपने फ्यूल बताया कि एक्सपेंडिचर में आता है, अगर हम फ्यूल स्टॉक कर लें जी तो एसेट हो जाएगा। अनयूज जो फ्यूल है ना, उसको एसेट कहेंगे। यस, जो फ्यूल यूज हो गया वो एक्सपेंस में चला जाएगा, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो एसेट है। जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम कंपनीज होती है, उनके ऊपर बड़े बड़े साइलोज होते हैं, उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े टैंक्स में फ्यूल स्टोर किया होता है, वो चूँकि यूज़ नहीं हुआ तो उनके लिए एसेट होता है। अब देखें, फ्यूल एट द सेम टाइम इट कैन बी एन एक्सपेंस, इट कैन बी द गुड्स या परचेजेस, इट कैन बी द एसेट। अब देखें, मैं अगर बाइक चलाता हूँ या गाड़ी चलाता हूँ, मैंने पेट्रोल यूज़ किया, जो पेट्रोल सड़ गया, जो यूज़ हो गया, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस एज ए यूज़र। वही फ्यूल शेल के लिए, पीएसओ के लिए क्या है? गुड्स। उसने तो खरीदने के लिए, बेचने के लिए खरीदा, उसके लिए वो गुड्स हैं। लेकिन पेट्रोलियम कंपनी के पास जो इतने इतने बड़े साइलोस में पड़ा है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में पड़ा है, वो क्या है? उसके लिए एसेट है। तो एक ही खर्चा एट द सेम टाइम एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने गाड़ी खरीदी है, जो मैंने गाड़ी खरीदी है मेरे लिए वो क्या है? एसेट। लेकिन वही गाड़ी एक शोरूम वाला खरीदेगा बेचने के नीयत से, तो उसके लिए क्या है? गुड्स। वही गाड़ी टोयोटा के लिए क्या है? वो बना के रखी हुई नहीं, बिक रही, डिस्प्ले की एसेट्स। तो डिपेंड करता है कि खर्चे की नौयत क्या है। अब मैं अगर एसी यूज़ करता हूँ, एसी खरीदता हूँ, मेरे लिए तो एसी क्या एसेट। लेकिन ये जो पेल है, ओरिएंट है, डोलेंस है, इनके भी होते हैं, एलजी के भी होते हैं, मित्सुबिशी के होते हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए तो वो गुड्स हैं, उन्होंने बना के बेचनी है। तो किसी ख़ास
नेचर ऑफ प्रोडक्ट को आप कह नहीं सकते कि एसेट है ये एक्सपेंस है, ये तो डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब बिल्डिंग हम खरीदते हैं, हम कहते हैं जो सासा है, लेकिन जो बिल्डिंग्स बेचते हैं जैसे रियल एस्टेट का जिनका बिजनेस है, बहरिया के लिए बिल्डिंग क्या गुड्स, वो तो बेचते खरीदते। अस्करी के लिए इनके फ्लैट्स क्या हैं गुड्स, उनके लिए तो वो गुड्स हैं, वो उन्होंने बनाई इसलिए कि बेचे हैं। लेकिन जब बिजनेस उसको खरीदेगा और उसको यूज कर रहा है तो उसके लिए तो वो एसेट है। ठीक है जी। तो हमने दो हेड्स देख लिए, एक्सपेंस एंड एसेट। आगे बढ़ते हैं यहां से। अदर इनकम्स। व्हाट इज अदर इनकम्स? The income arise other than core business activities. कोर बिजनेस एक्टिविटीज से बिजनेस, कोर बिजनेस एक्टिविटी के अलावा जहां से भी इनकम आएगी उसको अदर इनकम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडस्किल्स की बात करूं, हमारे पास यहाँ पे इवनिंग में क्या था, पीसीएससी नहीं, एफपीएससी क्या था इसकी, अच्छा सीएसएस की क्लासेस होती है इवनिंग में। अब हमारा बिजनेस क्या है, हम सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, उनसे फीस लें, उनको सर्विसेज दें। जो सीए के स्टूडेंट्स से हमें फीस कलेक्ट होगी वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू, क्योंकि हम सर्विस में। लेकिन अगर हमने अपना कोई एक कमरा किसी अपने दोस्त को, जानने वाले को रेंट पे दिया हुआ कि बेटा इसमें आप आए या दोस्त इसमें आप आए, अपना सीएसएस पढ़ाएं, और वहां से जो मुझे रेंट मिलेगा ये मेरी अदर इनकम है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा नहीं है कि मैं सब लेटिंग करूं। इसी तरह जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, स्क्रैप सोल्ड बाय स्टेशनरी शॉप। जो स्टेशनरी वाली दुकान है उसने स्क्रैप बेचा, यानी जो गत्ते थे पैकिंग वाले, जो प्लास्टिक स्क्रैप वाला इकट्ठा हुआ, उसने वो जो सेल किया स्क्रैप, ये तो स्टेशनरी वाले का बिजनेस ही नहीं है, उसका काम क्या है, स्टेशनरी बेचना। लेकिन अगर उसने स्क्रैप बेचा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा आपके पास, क्यों सर, मैं बुक को बुलाइएगा काइंडली। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। हमने बेटा अदर इनकम को देख रहे थे, व्हाट इज अदर इनकम। तो मैंने बताया कि इनकम अराइज, इनकम ऐसे सोर्स से अराइज हो अदर देन कोर बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम, रेंटल इनकम अराइज हुई ऑफ कार शोरूम। कार शोरूम क्या होता है, उन्होंने गाड़ियाँ बेचनी होती है, खरीदते हैं बेचने के लिए। लेकिन अगर उनकी गाड़ी कोई रेंट पे चली गई है या किसी ने कहा कि मैं नई प्लेटफॉर्म गाड़ी रेंट पे चली, रेंट पे दे दी, रेंट रिसीव किया, जो कि उनका बिजनेस नहीं था, उनका बिजनेस तो है नई गाड़ियाँ बेचना, तो रेंट रिसीव किया, दैट इज अदर इनकम। इसी तरह रेंट रिसीव्ड बाय मोबाइल शॉप फ्रॉम रिपेयरिंग गाय, रिपेयरिंग बॉय या रिपेयरिंग स्टॉल। एक मोबाइल वाली दुकान है जिसका काम क्या है, मोबाइल सेल करना, लेकिन उसने क्या किया, अपनी दुकान में एक रिपेयरिंग के लिए स्टॉल लगवा दिया। तो स्टॉल वाले से जो रेंट रिसीव किया जा रहा है उसको भी क्या कहेंगे, अदर इनकम, क्योंकि ये रेंट रिसीव करना उसका कोर बिजनेस तो नहीं है, उसका कोर बिजनेस क्या है, मोबाइल बेचना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। हमारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया,
वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया। अगर एड स्किल्स को बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा हो तो वो एड स्किल्स का बिजनेस तो नहीं है ना, लेकिन इंटरेस्ट तो आ गया। अब वो जो इंटरेस्ट आया उसको क्या कहेंगे हम, अदर इनकम। तो अदर इनकम का कॉन्सेप्ट क्या हुआ ऐसे जराए से पैसा आना जो कि हमारा कोर बिजनेस ना हो, ऐसे ऐसे जराए को या ऐसे इनकम को क्या कहेंगे, अदर इनकम। क्लियर जी। अब आते हैं जी लास्ट हेड ऑफ अकाउंट विच इज लायबिलिटीज। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या है जी? ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस to pay against goods, services or assets received on credit। उधार पे आपने गुड्स ले ली बेचने के लिए तो उसके जो पैसे पे करने हैं उसके अगेंस्ट जो ऑब्लिगेशन है, जो कर्ज है, उसको कर्ज कहते हैं। ये उर्दू की राइटिंग ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। इस तरह लिखा होता ना कर्ज। आज सुबह मैं अपने बेटे को देख रहा था कि वो उर्दू लिखना सीख रहा है। ऑब्लिगेशन बिजनेस टू पे, कारोबार के ऊपर जो फ्राइज होते हैं या जो कर्जा होता है पे करने के लिए, टू पे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट पे करेगा? उसने गुड्स ले लिया उधार पे बेचने के लिए, सर्विसेज ले ली, यानी एम्प्लॉय से काम ले लिया, अभी उसको सैलरी नहीं पे की, प्लम्बर से रिपेयर मेंटेनेंस करा लिया, पानी का काम करा लिया, अभी तक पैसे नहीं पे किए, मैकेनिक से मशीन सही करा लिया, अभी तक पैसे नहीं पे किए, लॉयर से केस सूट फाइल करा लिया, अभी तक उसको पैसे नहीं पे किए, जो इनकम टैक्स का कंसल्टेंट है उसे कहा रिटर्न जमा करा दो हमारी, लेकिन अभी पैसे नहीं पे किए। एसेट्स ले लिए, गाड़ी ले ली, फर्नीचर ले लिया, एसी ले लिए, बिल्डिंग ले ली, लेकिन अभी पैसे अदा नहीं किए। जो पैसे अदा करने वाले रहते हैं इसको कहते हैं लायबिलिटीज। ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस को क्या कहेंगे, लायबिलिटीज, यानी कर्जा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे, ये परचेज की ट्रांजैक्शन तो है लेकिन साथ में कर्ज की ट्रांजैक्शंस भी हैं। इसके बाद सैलरीज पेएबल, आपने सर्विसेज ले ली, अभी सैलरीज नहीं पे की। कार परचेज्ड ऑन लीजिंग, किस्तों पे आपने गाड़ी खरीद ली, तो उसके अगेंस्ट जो पैसे अदा करने वाले रहते हैं वो क्या आपके पास लायबिलिटी या कर्जा। ठीक है जी, तो समझ आ गई थी आपको लायबिलिटीज की। तो 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको ना सीक्वेंस में बनाता हूँ। सबसे पहले कारोबार में क्या आएगा, कैपिटल, उसके अगेंस्ट क्या आएंगी, ड्राइंग्स। ठीक है जी, ओनर जो पैसा कारोबार में लेके आएगा वो कैपिटल, जो वो रिसोर्स से पैसा कारोबार में से लेके जाएगा वो ड्राइंग्स। दूसरा है सेल्स, उसके अगेंस्ट क्या था, कोई बात नहीं, सेल्स रिटर्न। अगर उसके बाद जाए परचेज में, परचेजेस, उसके बाद है परचेज रिटर्न। ठीक है, इसके बाद है अदर इनकम्स, और उसके अगेंस्ट क्या थे, एक्सपेंसिव। उसके बाद है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हमने बेटा 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े और यही अकाउंटिंग के हेड्स हैं। यानी 10 तरह की ट्रांजैक्शंस, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी हमने उसको इन 10 हेड्स में क्लासिफाई करना। ठीक है, इसको कहते हैं, जो पहले लिखे हैं इसको कहते हैं क्रेडिट हेड्स। क्या कहते हैं, इन राइट वाले को कहते हैं डेबिट हेड्स।
ज़रा एक दफ़ा देखिए इनको, नज़र मारें अगर किसी हेड में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हम गर्म पानी चाहिए, मुझे ना बेटा गर्म पानी चाहिए, वैसा आवाज़ आ रही है, अगर साथ आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम, आज गर्म पानी मिल सकता है? जी बेटा, हमारे पास दो तरह के हेड्स हैं, एक क्रेडिट हेड्स और एक क्या है डेबिट हेड्स। तो क्रेडिट हेड्स के बारे में पूछे तो कौन से 5 क्रेडिट हेड्स हैं? नंबर 1 कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, अदर इनकम्स एंड लायबिलिटीज। डेबिट हेड कौन से हैं? ड्राइंग्स, सेल्स रिटर्न, परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। अब हमें करना क्या है, यानी सबसे पहले हमने करना है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस into accounting language, हमने ये सीखना। अकाउंटिंग की जुबान के 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, डेबिट और एक है क्रेडिट। हमें डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखना है। नंबर 1 पहला काम हमारा ये है। दूसरा काम हमने क्लासिफिकेशन और अबव जो ऊपर हमने रिकॉर्डिंग की है उन रिकॉर्ड्स को हमने क्लासिफाई करना है अबव इनटू 10 हेड्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा समरी वाला मामला, और उसके बाद है फिर हमारी रिपोर्ट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये है अकाउंटिंग। अब हमने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको इन 10 हेड्स के अंदर तकसीम करना है, 10 हेड्स में क्लासीफाई करना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी आप पूछिए। जो इनकम होती है वो किसमें यूज करते हैं? लिखा तो अदर इनकम। इनकम किसको कह रहे हैं आप? रेवेन्यू बिल बैठा होगा। रेवेन्यू इनकम तो नहीं होती ना, वो सेल्स है। इनकम क्या होती है? इनकम तो प्रॉफिट को कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इज नॉट इनकम। रेवेन्यू तो आपने अगर ये मार्केट 10 रुपये का बेचा है तो 10 रुपये मिले, दैट इज रेवेन्यू। इनकम क्या होगी? हो सकता है हमने 8 रुपये का खरीदा हो, 10 रुपये का बेचा, 8 रुपये का खरीदा, तो हमें क्या बचा? दैट इज आर इनकम। इनकम तो बचत को कहते हैं ना, रेवेन्यू इज नॉट इनकम, सेल्स है। यहाँ तक कोई और सवाल है? एनी क्वेश्चन? अब हम क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है, उसमें से हमने उनको क्लासिफाई करना है कि इन 10 हेड्स में से कौन से हेड की बात की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आता हूँ। हम यहाँ से आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किन हेड्स ऑफ अकाउंट्स की बात की जा रही है इन ट्रांजैक्शंस में।
जहाँ बेटा समझना है आपने फ़ौरन पूछना है, क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। जितनी अच्छी हमारी बेसिक्स होंगी उतना अच्छा आगे हम परफॉर्म कर सकेंगे। पूरी अकाउंटिंग इंटरलिंक्ड है। आपने इससे पहले क्यों पढ़ा है, उनके चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक नहीं होते, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर नेक्स्ट चैप्टर पिछले चैप्टर से लिंक्ड है। तो जहाँ कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी फील आए, इवन इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो आपने फ़ौरन से पूछना, डिफ़िकल्टी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें देखिएगा हमारे करिकुलम में वी हैव 10 चैप्टर्स टू स्टडी। सबसे पहले अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, उसके बाद बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। हम ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं इसको एज ए 1 चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इसके बाद एक्रूवल प्री पेमेंट्स है, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, IS2, अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। हम अपने पहले चैप्टर पढ़े। पहले चैप्टर में देखें एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये सारे एग्जांपल वो हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हमने इनमें से काफ़ी सारी सीख ली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ये एक बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस की बना, मैं ये आपके पास आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। अब हमने करना क्या, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखना है कि इसमें हेड्स ऑफ अकाउंट क्या हैं। ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हमने ली। कुछ ट्रांजैक्शंस हमें अभी समझ नहीं आएंगे, वो मैं बताता रहूँगा तो आप सीखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 कैश एंड 900,000 इन द बैंक। बताइए जी क्या ट्रांजैक्शन है ये। कैपिटल, ऑनर की तरफ से पैसा आया। स्टार्टेड बिजनेस का मतलब है ऑनर की तरफ से पैसा आया। तो एक तो कैपिटल की बात की जा रही है, किस फॉर्म में आया कैपिटल, कैश की शक्ल में कैपिटल आया और बैंक की शक्ल में आया। 75,000 उसने आपको, अब आप अकाउंटेंट हैं, हम ऑनर नहीं है, हम अकाउंटेंट है, बिजनेस है। जब बिजनेस शुरू होगा एज ए अकाउंटेंट आप समझे कि आपको क्या मिला है, कैश, और बैंक में पैसा मिला। ठीक है जी। अब कैश क्या है और बैंक क्या है, ये एट द सेम टाइम एसेट्स भी हैं। अगर मैं कैपिटल लिखूं, कितना कैपिटल है इस ट्रांजैक्शन में, 75,000 आया बिजनेस की तरफ से, ऑनर की तरफ से, प्लस 900,000 आया। तो कितने पैसे आए ऑनर की तरफ से, 975,000। ठीक है जी। अब हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे कि ऑनर की तरफ से 9,75,000 रुपये कैपिटल आया। ठीक है। दूसरी तरफ अब मैंने अपने पास एज ए अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करना है कि मेरे पास कैश की शक्ल में कैश कितना है, 75,000, और मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, 900,000। ये दोनों क्या है मेरे पास, एसेट्स। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को मैंने भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखना है। अभी हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, अभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल की ट्रांजैक्शन है। ऑनर की तरफ से कितना पैसा आया, 9,75,000। किस शक्ल में आया, कैश की शक्ल में। अब मैंने हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से 2 हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। हर ट्रांजैक्शन में से 2 हेड, अब हमने 2 हेड आइडेंटिफाई कर लिए। एक तो कैपिटल आया 975 का, दूसरा एसेट्स आए, कैश और बैंक। जी कैश एसेट कैसे है, देखिए बेटा, जब तक आपके पास कैश पड़ा हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ,
तो इससे तो बेनिफिट मिलते रहेंगे ना। अनयूज्ड कैश, जो कैश इन हैंड है उसको एसेट बोलते हैं, सासा है। आपके बैंक में जो पैसा पड़ा ये भी सासा है, जब यूज हो जाएगा तो फिर ये खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैश एंड बैंक आर दी एसेट्स। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी ट्रांजैक्शन देखिएगा। अब हम अपना आपको बिजनेस समझ रहे हैं, वी आर द अकाउंटेंट। रिसीव्ड अ लोन, हमने अब कर्जा लिया 200,000 फ्रॉम KLM बैंक बाय चेक। अब हमने कर्जा लिया, कौन सी ट्रांजैक्शन है ये? कर्जा क्या होता है जी? लाइबिलिटी में आएगा। गुड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अकाउंटिंग में लाइबिलिटी के हेड में आता है कर्जा। अब हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना सीख रहे हैं। कितनी लाइबिलिटी होगी हमारे ऊपर? 2 लाख रुपए का कर्ज ले लिया हमने। एक तरफ तो ये लाइबिलिटी है, दूसरी तरफ वो कहता है बाय चेक, बैंक के जरिए। एक तो लोन आ गया यानी लाइबिलिटी, दूसरा क्या आ गया? चेक यानी हमारे बैंक में पैसा आया। चेक का मतलब क्या है? बैंक। तो बैंक में जो पैसे आते हैं, बैंक क्या होता है हमारे लिए? अभी हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में देखा बैंक इज एसेट। तो हमारे बैंक के अंदर पैसा आ गया कितना जी? 2 लाख रुपए। ठीक है जी, तो बैंक क्या है? ये हमारा एसेट है। तो मैंने अपनी ट्रांजैक्शन में से एसेट्स और लाइबिलिटीज 2 हेड्स को आइडेंटिफाई कर लिए। समझ आई जी? कोई मुश्किल बात अभी तक? अब देखिएगा बॉट। मेरे कारोबार में मेरे पास 75,000 रुपये कैश में पड़ा, 9 लाख रुपए बैंक में ओनर की तरफ से आए थे वो पड़े थे, 2 लाख मेरे पास और आ गया जो मैंने कर्जा लिया। तो अब मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं देख के बता सकते हैं? 11 लाख। और कैश में कितने पैसे पड़े हैं? अब मैं देखिए पैसा खर्च करने जा रहा हूँ। बॉट अ कंप्यूटर फॉर कैश, कैश की शक्ल में 30,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। लेकिन बॉट आ कंप्यूटर, उसने परचेजेस कहीं कहा, गुड्स तो नहीं लफ्ज यूज किया ना उसने। गुड्स ये देखिए नीचे जाके खरीद दिया उसने 10वीं ट्रांजैक्शन में। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये जो उसने लिखा है ना बेटा, बॉट आ कंप्यूटर फॉर कैश, ये हम एसेट है। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा। जो चीज़ें बाद जो चीज़ें बेचने के लिए खरीदेगा ना उसको कहेगा गुड्स, परचेज गुड्स। और अगर किसी हाँ जी गुड्स खरीदे तो उसको परचेजेस की ट्रांजैक्शन में लेके जाना। अगर उसने एसी खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा, तो ये क्या है? एसेट्स हैं। बॉट आ कंप्यूटर फॉर कैश, कैश की शक्ल में उसने कंप्यूटर खरीदा। तो 2 हेड्स आइडेंटिफाई करने। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर क्या होता है जी हमारे पास? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एसेट। ठीक है जी। कितनी अमाउंट का कंप्यूटर खरीदा उसने? 30,000 रुपये का। लेकिन दूसरा रिकॉर्ड क्या रखना है? दूसरा रिकॉर्ड है इसमें कैश। कैश भी तो कम हो गया ना, तो दूसरा हेड क्या है? कैश। 30,000 से कैश में क्या आगे कम है? तो कैश भी क्या होता है हमारे पास? ऐसा। ठीक है, तो 2 हेड्स आइडेंटिफाई कर लेते। एक हेड में इजाफा हुआ है, कैश कम हो रहा है, कंप्यूटर ज़्यादा हो रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है? पोर्ट डिस्प्ले इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। डिस्प्ले इक्विपमेंट क्या होता है? डिस्प्ले इक्विपमेंट का मतलब है ये रैक्स नहीं होते जो सामने शेल्फ्स होती हैं डिस्प्ले के लिए, फर्नीचर कहा जा सकता है इसको। डिस्प्ले इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, लेकिन लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होगा? उधार पे खरीदते हैं। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है जी? लोन की। लोन यानी मकरूज हो गए हम कितने के? 42,000 के। हमने उधार पे फर्नीचर खरीदा, तो मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा कि 42,000 रुपये का कर्ज हो गया कारोबार के ऊपर। इसको लायबिलिटी बोल सकता हूँ मैं, राइट? दूसरी तरफ खरीदा क्या है? अब मेरे कारोबार के अंदर फर्नीचर भी तो आया ना जी।
फर्नीचर भी तो आया ना, डिस्प्ले इक्विपमेंट, फर्नीचर आ गया 42,000 का। तो इस 42,000 के फर्नीचर को कहेंगे ये हमारे पास एसेट की बात की जा रही है। तो एक ट्रांजैक्शन में से कम 2 हेड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टुक ₹20,000 आउट ऑफ कैश, बैंक, आउट ऑफ बैंक में से 20,000 रुपये निकाला एंड पुट इट इनटू द कैश, बैंक से पैसा निकाला और कैश में रख दिया। ये दोनों जो मैंने सर्कल बनाया, दीज आर दी हेड्स, ठीक है जी। बैंक से पैसा निकला, मैं अपने पास लिखता हूँ कि बैंक में से पैसा निकल गया कितना, 20,000। तो बैंक क्या होता है हमारे पास, एसेट। और दूसरी तरफ कैश में पैसा आ गया, आपके दराज में आ गया कैश 20,000। कैश क्या होता है आपके पास, अगेन इट्स एन एसेट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, रीपेड पार्ट ऑफ KLM बैंक लोन। आपने क्या किया, रीपे कर दिया, अदा कर दिया कर्जा बाय चेक, चेक की शक्ल में, यानी आपने अपने बैंक में से 50,000 रुपये का चेक काटा और कर्जा अदा कर दिया। तो लोन क्या होता है जी हमारे पास, लोन कितनी अमाउंट का लोन काम हो गया, 50,000 रुपये। लोन इज लाइबिलिटी। उसके बाद बैंक से आपने अदा किया, बैंक 50,000। बैंक क्या आपके पास, बैंक इज योर एसेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखिएगा, कहता है पेड अमाउंट ओइंग टू क्लियर काउंट लिमिटेड 42,000 बाय चेक, पेड अमाउंट ओइंग टू क्लियर काउंट। ऊपर क्लियर काउंट का बताया हुआ है, ये देखें क्लियर काउंट पे आपने उधार पे उनसे खरीदा था फर्नीचर 42,000 रुपये का। अब आप पे कह रहे हैं उसको पे कर रहे हैं क्लियर काउंट लिमिटेड बाय चेक। चेक क्या है हमारे पास, बैंक। और ये क्लियर काउंट कौन था हमारा, कर्जा था, लाइबिलिटी थी। अब हमने जो लोन है या लाइबिलिटी है वो सेटल की है, किधर है जी, लाइबिलिटी कितनी अमाउंट, 42,000 की अदा की है। लेकिन कहाँ से अदा की है हमने बैंक से अदा की है 42,000। बैंक क्या है जी हमारा, बैंक इज आर एसेट। अभी ये सवाल ख़त्म होता है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि यहीं पे बतानी पड़ेगी, आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। देखिए बेटा, हमारे पास 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग में जो बेसिक्स पढ़े होते हैं ना, कतन छुट्टी नहीं करनी। और हर नेक्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर का एडवांस होता है। आज सीखेंगे, आज लगेगा यार मुश्किल है, अगले दिन जाएंगे पिछले दिन का आसान लगेगा, अगले दिन का लेक्चर मुश्किल है। क्योंकि नई चीज़ें सीख रहे हो ना, तो इंसान अफ्रेड ऑफ न्यू थिंग्स होता है, अफ्रेड ऑफ चेंज होता है। तो ये जो खौफ है ना, वो हमें फील कराता है कि मुश्किल है। हर नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे आपको आसान लगेगा। हेड्स ऑफ अकाउंट, हमने अभी हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़े हैं। डेबिट हेड्स ऑफ अकाउंट कितने हैं, 5। कौन कौन से, ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स रिटर्न, उसके बाद परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। दूसरी तरफ कैपिटल पढ़ा, सेल्स पढ़ा, परचेज रिटर्न पढ़ा, उसके बाद अदर इनकम्स, उसके बाद लाइबिलिटीज। कल मैंने आपसे बेटा ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो भी बताने लगा। ये 10 हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, 10 हेड्स ऑफ अकाउंट है, 5 डेबिट है और 5 क्या है, क्रेडिट। इसमें से ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना जी, ग्रीन, ये जो ग्रीन किया है मैंने,
जो ग्रीन हेड्स हैं, ग्रीन highlighted heads are required to be recorded at the name of subhead, अपने सब हेड के नाम पे रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस है ना जी, एक्सपेंस इज अ हेड, इसके सब हेड्स कौन से हैं? सैलरी। अब मैं एक्सपेंस इज अ हेड में इधर लिख रहा हूँ हेड, इसका सब हेड कौन है? सब हेड यानी इसके मातहत कौन सी चीज़ें लिखी जाएंगी? सैलरी लिखी जाएगी, रेंट, स्टेशनरी, रिपेयर्स, ETC। अकाउंटिंग कहती है कि जो एक्सपेंसेस है ना, आपने एक्सपेंस के नाम से नहीं लिखना, उसका जो अपना नाम है ना एक्सपेंस का, सैलरी पे की तो सैलरी के नाम से लिखो, रेंट पे किया तो रेंट के नाम से रिकॉर्ड करो, स्टेशनरी स्टेशनरी। आपने ये नहीं कहना कि अच्छा सैलरी अदा किया तो मैं एक्सपेंस लिख लूँ, ना ना ना, रेंट अदा किया तो मैं एक्सपेंस लिख लूँ, ना। हाँ, सेल्स करेंगे तो सेल्स ही लिखना है, परचेज करेंगे तो परचेज लिखना है। ये जो पहले 6 हेड्स है ना, अगर ओनर पैसा लेके जाए, अदर इनकम, रेंट रिसीव, अदर इनकम, तो अकाउंटिंग कहती है जो पहले 6 हेड्स है ना, ड्राइंग्स कैपिटल, सेल्स रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न, इनका तो कोई सब हेड है ही ना। इन्होंने तो जब भी रिकॉर्ड होना अपने नाम से रिकॉर्ड होना है। परचेज होगी, परचेज आज हुई है, कल हुई है, कैश पे हुई है, क्रेडिट पे हुई है, आपने क्या रिकॉर्ड करना है? परचेजेस। सेल। लेकिन जब भी एक्सपेंस होगा तो हमने ये नहीं कहना कि एक्सपेंस हो गया, हम क्या कहेंगे? सैलरी एक्सपेंस होगा, हम क्या कहेंगे? रेंट एक्सपेंस होगा, हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी एक्सपेंस होगा। सब हेड के नाम से रिकॉर्ड करना। सिमिलरली वी आर हैविंग हेड एसेट, ठीक है जी, एसेट इज अ हेड। अकाउंटिंग कहती है नहीं, एसेट्स को भी सब हेड्स के नाम से रिकॉर्ड करो। इसके सब हेड्स कौन से होंगे? आज हमने इसके सब हेड्स देखे, कैश देखा, बैंक देखा, फिर हमने फर्नीचर देखा, आज हमने कंप्यूटर देखा, लैंड समझ लें, बिल्डिंग समझ लें, कार, ETC। ये क्या है? सब एसेट्स हैं, असासे हैं। लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि आपने जब भी आपके पास कैश आएगा तो आपने ये नहीं लिखना कि एसेट आ गया मेरे पास, आपने क्या लिखना है? कैश आया। बैंक में पैसे आएंगे, ये नहीं कहना कि एसेट आ गया, ये कहना है बैंक में पैसे आए। फर्नीचर खरीदेंगे तो ये नहीं कहना एसेट खरीदा, क्या कहना है? फर्नीचर खरीदा। तो एसेट्स को उनके सब हेड्स के नाम से रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। इसी तरह हेड क्या है हमारे पास? हेड इज अदर इनकम्स। अदर इनकम इज द हेड। इसका सब हेड क्या होगा? सब हेड्स होंगे इसके रेंट रिसीव। अगर हमने रेंट रिसीव किया है, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, नहीं बेटा, सैलरी रिसीव करना अदर बिजनेस तो नहीं होता ना। मैं एड स्किल्स में किसी की सैलरी रिसीव कर सकता हूँ, वो तो एम्प्लॉयलेस है, हम तो बिजनेस की पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं ना। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, स्क्रैप सोल्ड, ठीक है जी। रेंट रिसीव, इसके आगे लिखेंगे इनकम, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, स्क्रैप सोल्ड इनकम, है अदर इनकम। लेकिन हमने ये नहीं लिखना कि अदर इनकम रिसीव हुई, हम क्या लिखेंगे? रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, स्क्रैप सोल्ड किया तो वहां से पैसे रिसीव हुए। तो हमने इनके सब हेड्स के नाम से रिकॉर्ड करना है। इसी तरह सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस। हमने ये नहीं कहना कि एक्सपेंस हो, हम कहेंगे सैलरी एक्सपेंस हुआ, रेंट एक्सपेंस हुआ, स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ। हाँ जी, ये जो एसेट्स हैं इसके साथ कैश एसेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैश, बैंक, फर्नीचर, क्योंकि ये एसेट्स होते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट है जी हमारा लायबिलिटीज। हेड
क्या है लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग कहता है कि लाइबिलिटीज जो है ना उनको भी सब हेड्स के नाम से लिखो, सब हेड्स के नाम से। सब हेड्स क्या है? लोन, पेएबल, क्रेडिट, क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार कुछ चीजें खरीदें, कल सीखेंगे ये। सैलरी अगर नहीं पे की तो पेएबल, रेंट अगर नहीं अदा कर सके तो रेंट पेएबल। तो ये क्या है? लाइबिलिटीज है। जब आपने कर्जा लिया तो आपने ये नहीं लिखना कि लाइबिलिटी होगी, आप क्या लिखेंगे? मैंने लोन लिया। अगर आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे लाइबिलिटीज हो गई हैं, आप ये लिखेंगे क्रेडिटर्स, यानी उनका पैसा पे करना। तो ये 4 हेड्स बेटा ऐसे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्योंकि जब हमने रिकॉर्डिंग करनी है ना, हमने सब हेड के नाम से करनी है, हेड के नाम से नहीं करनी। 6 हेड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम पर रिकॉर्ड होना है। 4 हेड्स ऐसे हैं जो ये जो मैंने ग्रीन की है, ये 4 हेड्स ऐसे हैं जिन्होंने सब हेड के नाम से रिकॉर्ड होना है। तो ये मेन हेड है। हाँ, इन 6 को मेन हेड कहा जा सकता है। ये मेन हेड है, यस। तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं अकाउंटिंग के? 10। कौन से ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट हैं जिन्होंने अपने खुद के नाम से यानी हेड के नाम से रिकॉर्ड होना है? 6। ड्राइंग्स कैपिटल, सेल्स रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न। और कौन से ऐसे हेड हैं जिन्होंने सब हेड के नाम पर रिकॉर्ड होना है? यस, ये 4 हेड्स हैं जिन्होंने सब हेड के नाम पर रिकॉर्ड करना। कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट, छुट्टी नहीं करने का, ठीक है? कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।